स्वागत, नमस्कार, आदाब मेरे बिहार के वीरों। दिस इज मी कुमार पंकज और आज देखने वाले हैं बिहार बजट 2022-23। बिहार 67वीं बिहार सीडीपी या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं बिहार के की तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये वीडियो अंत तक देखिएगा। शुरू में एक रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भाई, थोड़ा सपोर्ट करा करिए। देखिए मैं वीडियो तुरंत ला रहा हूँ, 2 मिनट पहले बजट का वीडियो आया है पीडीएफ और मैंने तुरंत बनाना शुरू कर दिया। तो ध्यान से देखिएगा, जो लाल है उसको ध्यान से पढ़िएगा, लाल वाले से क्वेश्चन आएंगे। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनके कार्यकाल का दूसरा बजट है। इनके वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के कार्यकाल का दूसरा बजट है। क्वेश्चन ऐसे बिहार में वनडेयर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगर इस बजट की बात करें, अमाउंट कितना है तो 2,37,691 करोड़ रुपए का ये बजट है। कितना? 2,37,691.19 करोड़ रुपए का बजट सीधे क्वेश्चन अमाउंट से पूछा जाता है बिहार में, तो ध्यान रखिएगा। पिछले बजट की तुलना करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 21-22 के बजट की तुलना करें तो वो था 2,18,302 करोड़ रुपए का बजट, और ये कितना? 2,37,000। तो टोटल जो बढ़त हुई है वो हुई है 19,388 करोड़ रुपए की। एग्जैक्ट अमाउंट याद रखिएगा। इसको प्रतिशत में अगर हम कन्वर्ट करें कि कितने की वृद्धि हुई है, कितने की ग्रोथ दिखाई है, तो 9.1% के आसपास है। 9% के आसपास आप कह सकते हैं इसको मोटा मोटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 9% आपको याद रहेगा तो वहां पे दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहते हैं तो आप इसको कर भी सकते हैं, प्रतिशत निकाल लीजिएगा, ठीक है। विकास दर, जो ग्रोथ रेट है वो कितना रहने का अनुमान है, तो 9.7% विकास दर रहने का अनुमान है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार की। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखते रहिए। राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट 3.47 रहने का अनुमान है। ऑलमोस्ट 3.5 यानी 3.5 के आसपास आप बोल सकते हैं इसको। तो राजकोषीय घाटा सरकार कितना मान के चल रही है कि 3.47% रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया है वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने बजट भाषण में। ध्यान से रखिएगा, बजट क्या होता है? आने वाले वित्तीय वर्ष का अनुमान होते हैं, तो ये इधर उधर भी हो सकता है, बट इन्होंने जो अनुमान लगाया है वो लगाया 3.47 के आसपास, ठीक है। ध्यान से देखिएगा एक एक बात को बहुत अच्छे से। बिहार बजट में जो बात की गई है 6 सूत्रीय बिहार बजट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि 6 सूत्रों पे आधारित है ये बिहार बजट। पूछ सकता है आपसे कितने सूत्रों पे आधारित है, तो 6 मुख्य सूत्र, 6 मुख्य आधार जिनको मानकर ये बजट का प्रावधान बनाया गया है। सूत्र याद रखिएगा कौन कौन सा है। स्वास्थ्य पहला, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना और कल्याण। यानी कि स्वास्थ्य यानी हेल्थ, शिक्षा यानी एडुकेशन, उद्योग यानी जो इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर सोशल वेलफेयर। तो ये ध्यान रहेगा। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों ध्यान से सुनिए, मैं दोनों भाषा में बना रहा हूँ। इंग्लिश वाले कहेंगे तो मैं अलग से पूरा इंग्लिश में वीडियो भी बना दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन दिस। तो अभी हम ये देख रहे हैं, ये देख लीजिए स्वास्थ्य का कितना, 16,134। अमाउंट याद कर लीजिएगा। स्वास्थ्य के लिए प्रथम सूत्र है, स्वास्थ्य सूत्र भी याद कर लीजिएगा। बिहार पूछ भी लेता है भाई, कुछ नहीं पता पूछ ले प्रथम सूत्र क्या है, द्वितीय क्या है, चतुर्थ क्या है, तो ध्यान रखिएगा प्रथम है स्वास्थ्य। सबसे पहले स्वास्थ्य होना जरूरी है। 16,134 करोड़ रुपए का प्रावधान है। शिक्षा के लिए 39,191 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उद्योग में निवेश के लिए 1,643 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कृषि में 7,712 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 29,749 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और सोशल वेलफेयर यानी कल्याण में 12,375 रुपए का प्रावधान है। डिट्टो रट लीजिए, सीधा इसमें से एक अमाउंट पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं इसको आउट करता हूं। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा इनमें से कि किसका कितना प्रावधान है। सूत्रों में से एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, ये मैं आउट कर रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए वही अब ये आपने जो देख लिया उसी का बजट का कितना है, 39.191। सामाजिक क्षेत्र में 65% खर्च होगा। ऐसा पूछा जा सकता है कि शिक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है, तो 16.05% है। 39,191 जो आपने यहाँ देखा है, ये जो देखा है 39,191, ये टोटल बजट का 16.05% है। तो ये याद रखिएगा शिक्षा पे कितना खर्च किया जा रहा है, बजट का, टोटल बजट का 16% से ज्यादा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
शिक्षा के क्षेत्र में 16.05% खर्च, सामाजिक क्षेत्र पे यानी सोशल वेलफेयर पे 65% खर्च किया जाएगा। बजट का 65% खर्च किया जाएगा सामाजिक क्षेत्र में। एक एक बात को याद रखिएगा, बड़ी मेहनत से बनाया मैंने पीडीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। स्वास्थ्य में 16,134 पूरा बता चुका हूँ, फिर से रिपीट हो रहा है। आधारभूत संरचना 29,749। समाज कल्याण के लिए 123,757 ये है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पीछे दिया नहीं हुआ है, ये देख लीजिए। 1,00,000 करोड़ ब्याज मुक्त लोन देगी सरकार, ऐसा बोला है। 1,00,000 करोड़ ब्याज मुक्त लोन, ध्यान रखिएगा 2022-23 के लिए कितना है, 1,00,000 करोड़ ब्याज मुक्त लोन। 88 लाख घरों में नल का जल का प्रबंधन किया जाएगा। 88 लाख घरों में नल का जल का प्रबंधन। ये मैंने पॉइंट्स लिए हैं, हाईलाइट देख रहे हैं, अभी डिटेल में भी देख लेंगे, बट हाईलाइट अगर याद हो गया तो हाईलाइट से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ध्यान रखिए, मैंने बहुत ध्यान से हाईलाइट बनाया है। 88 लाख घरों में नल का जल का प्रबंधन। इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियां, कितनी फैक्ट्रियां, 151 फैक्ट्रियां। बिहार राज्य इथेनॉल पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य था, तो ये यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा, ध्यान से देखिएगा। सात निश्चय योजना में युवा शक्ति पर ध्यान दिया गया है। 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का चयन किया गया है। कितने, 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का चयन है, जिसमें पहले 2 जिले हैं पटना और नालंदा, जिसमें मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। और 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हैं, लेकिन पहला जो फेज होगा उसमें पटना और नालंदा में मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। ध्यान से सुनिए, 8 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर चुके हैं। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर चुकी है सरकार, ऐसा कहा गया है बजट में। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण, ठीक है। निश्चय योजना के में कितना खर्च किया जा रहा है, 5,000 करोड़ रुपए के आसपास है निश्चय योजना में। कितना, 5,000 करोड़ रुपए। ध्यान से देखिए एक एक अमाउंट को। इसमें क्रेडिट कार्ड योजना में 700 करोड़ रुपए है। क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में कितना है, 700 करोड़ रुपए। कुशल युवा प्रोग्राम में 225 करोड़ रुपए। महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए 1,23,757 करोड़ रुपए, यानी ये वही है सोशल सर्विसेज वाला, ठीक है। इसमें महिला और बच्चे दोनों आ जाएंगे, तो 1,23,757 करोड़ रुपए। हर घर नल का जल के लिए 1,010 करोड़ रुपए, ठीक है। 1,000 करोड़ रुपए के आसपास, मानो 1.10 हजार करोड़ रुपए है, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत 847 करोड़ रुपए। कितने, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत 847 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए, सेल्फ हेल्प जो है होती है स्कीम, उसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कितना, 200 करोड़ रुपए का प्रावधान। टोटल अगर निश्चय योजना के लिए देखें तो 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसका बाइफर्केशन ये मैंने किया है यहाँ पे, बहुत ध्यान से। मैंने पूरा दिन मैंने आप बैठ के बजट देखा है, फिर ये बनाया है, तो ध्यान से एक एक अमाउंट को आप याद कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंडों के साथ। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति का निर्माण किया जाएगा, ऐसा बोला गया वित्त मंत्री के द्वारा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति का निर्माण, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। कृषि में सुधार के लिए कितना, 7,712.13, ये जो 0.3 ये मैं पहले बता चुका हूं, जहां पे हम अभी क्षेत्र देख रहे थे, 6 सूत्र, वो 6 सूत्र मत भूल जाइएगा, ठीक है। तो कृषि में सुधार के लिए 7,712.30 करोड़ रुपए। कितना, कृषि में सुधार के लिए 7,712 करोड़ रुपए का प्रावधान है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 1,64,374 करोड़ रुपए। किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में विकास के लिए 1,64,374 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये हमने देख लिया है क्या, जो हाईलाइट्स हैं, सर्वे की मुख्य बातें हमने देख ली है सारी। ये आपको याद होना चाहिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है। जिसको जो लाल है उसको रट लो, ठीक है। अब आते हैं बिहार का आर्थिक परिदृश्य देखते हैं, आर्थिक वृद्धि दर हम देखेंगे थोड़ा, ठीक है। अब आते हैं आंकड़ों में, तो आंकड़ों में अगर आप आएंगे बिहार बजट 2022-23 का राजकोषीय अभिविन्यास देखेंगे तो 2022-23 के लिए कितना अनुमानित है ये बिहार का आर्थिक परिदृश्य 9.7। कितनी है ग्रोथ, ये कितना मान के चल रहे हैं कि 9.7% रहेगी, जो मैंने अभी बताया ग्रोथ रेट ये मान के चल रहे हैं कि 9.7% रहेगी 2022-23 के लिए राजकोषीय
राजकोषीय अभिविन्यास, ठीक है। और आर्थिक वृद्धि दर एक जो पिछली रही है वो कितनी रही है, 2021-22 में अनुमानित है कि 9.8 रहेगी, लेकिन 2022-23 के लिए 9.7 मान रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो वित्त वर्ष खत्म होने वाला है, जो अभी मार्च में इसका एस्टीमेट निकलेगा लास्ट में बिल्कुल, तो वो मान रहे हैं कि 9.8 पे रहेगा, लेकिन अगले वाला 9.7 है, तो हमें अब 9.7 याद रखना है, ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। और 2.5% कौन सी रही है, 2.5% जो 2021 वाली रही है, जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था माइनस में 7.5 पे थी भारत की, उस समय इनकी 2.5 थी। मैं ये इकोनॉमिक सर्वे में आपको बता चुका हूं, ठीक है। इस बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है बिहार ने कि जब भारत की अर्थव्यवस्था -7.5 पे थी तब हमने ग्रोथ दिखाई थी 2.5%। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2021-22 की 9.8 है, जो रहेगी इनका अनुमान है कि ऐसी हो जाएगी। और 9.7 किसकी है, जो हम आज का बजट देख रहे हैं इसकी है 9.7। ये तीनों बातें क्लियर हो गई। ये 2020-21 की है। 21-22 जो अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये कब शुरू होगा, ये अप्रैल से शुरू होगा ना, तो ये अप्रैल से अगले मार्च के लिए, लेकिन जो अभी चल रहा है उसकी 9.8 होगी। और जो ये अगले वित्तीय वर्ष का आंकड़ा है ना 2022-23 के लिए है ना, तो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर कब से, अप्रैल से शुरू होगा, तो उसका 9.7 है, ठीक है। ये बात ध्यान हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 21-22 एवं 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने एफआरबीएम एक्ट के दायरे में रहते हुए राजकोषीय घाटा को कितना किया है, 4.82%। ये 2020-21 के लिए, 21-22 के लिए 2.9%, और ठीक है 2022-23 के लिए कितना मान रहे हैं, 3.4% राजकोषीय घाटा। कितना मान रहे हैं, 3.4%। ये तीनों राजकोषीय घाटा याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ा है, लगातार घटा है, ऐसे स्टेटमेंट भी आते हैं। तो आप देखेंगे तो 2020-21 में कितना था, 4.82 था, फिर 2021-22 में 2.97 बना, और अब ये मान रहे हैं कि 3.7 बनेगा। तो ये तो लगातार घटा नहीं है, पहले बढ़ा था फिर घटा फिर बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ बन रहा है ग्राफ। तो ये ग्राफ याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों राजकोषीय घाटा अगर आपको याद भी नहीं रहे तो ये ग्राफ याद रख लीजिएगा इस तरीके का, ठीक है। तो ये देखेंगे 4.82 2020-21, 2021-22 में ये कह रहे हैं कि बजट अनुमान 2.97 है, और जो आने वाला एस्टीमेट है ये 3.47 का। तो आपको 3.47 याद रखना है। फिस्कल डेफिसिट की यहाँ पे बात हो रही है, राजकोषीय घाटा की, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे। चलिए, ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा देख लीजिए कि जो ब्याज भुगतान करेगी सरकार, उसका राजस्व प्राप्ति में कितना हिस्सा है, ठीक है। तो 10% से कम है, ये देखेंगे 8.29 है। कितना है ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा। ये क्या है, ऋण प्रबंधन है बेसिकली, कि सरकार की कितनी देनदारी होगी, तो अपनी देनदारी को इन्होंने एक सीमा के अंतर्गत रखा है, ठीक है। कुल राजस्व प्राप्ति में इनका हिस्सा 8.29%। ये कह रहे हैं कि जो ये ऋण लेंगे मार्केट से, उस पे इनको कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो वो 8.29% रहेगा। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ऐसे ही इसका भी ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये भी देखिए, पहले 9.47 था, फिर 7.79 हुआ, और इस बार ये 8.29 का अनुमान लगा रहे हैं। तो ये ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा कितना होगा, 8.29। ये पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैंने कहीं नहीं देखा कि ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा कभी पूछा गया हो किसी भी स्टेट एग्जाम में। मैं बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी नहीं पूछा गया है, बट आपको पता हो तो कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा देखिए, ग्राफ से मैं डिट्टो ग्राफ ऐसे ही बन रहा है, अगर आप किसी का भी ग्राफ ऐसे याद कर लेंगे तो वहाँ क्वेश्चन कर पाएंगे, मेरा ऐसा आइडिया है, ठीक है। अब राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना देखते हैं कि राजस्व प्राप्ति कैसे कैसे हुई है। तो 2020-21 में 1.2 लाख करोड़ थी, 2021-22 में ये 1.87 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2022-23 में ये मानना है 1.97 लाख करोड़ रुपए का संग्रह अनुमानित है राजस्व प्राप्तियों का, ठीक है। राजस्व प्राप्ति क्या होती हैं, जिनसे ना तो पूंजीगत जो संपत्तियां वो कम होती हैं और ना ही देनदारी बढ़ती है। ये सब भाई देखो, इकोनॉमिक्स की जो मैं अर्थव्यवस्था जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ पढ़ा रहा हूँ इन सब चीज़ों को, तो यहाँ मैं नहीं इनको बताने वाला, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है। तो बस आपको पता होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ राजस्व प्राप्तियाँ। अगर नहीं पता है ये सब राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, तो मेरी अर्थव्यवस्था वाली प्लेलिस्ट खोलो, वहाँ आपको मिलेगी, मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ अभी ये सब चीज़ें, ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति में ये कह रहे हैं कि 53.5% का उछाल अनुमानित है। जैसे कि आप देखेंगे, ये एक ऐसा स्लाइड है जो ऊपर ही गई है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। राजस्व प्राप्तियां सरकार के लिए अच्छी होती हैं,
ठीक है, लेकिन राजस्व व्यय खराब होता है, राजस्व व्यय अच्छा नहीं माना जाता। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन पूंजीगत व्यय अच्छा माना जाता है। तो राजस्व प्राप्तियों में कितना उछाल है? 53.5% का उछाल है। ये आप यहाँ देखेंगे 1,28,168 से 1,86,000 तक गया, और अब 1,96,704 करोड़ रुपए के आसपास ये माना जा रहा है। तो इस बार आपको ये ध्यान रखना है, राजस्व प्राप्तियां कितने होने वाली हैं? 1,96,704 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां। 53.5% का उछाल है 2022-23 में। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, 1,96,704 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए आगे देखें। राजस्व संग्रह की संरचना, यानी रुपया आता कहां से है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रुपया आता है, जो मनी कम्स फ्रॉम, ठीक है, वो है ये मनी कम्स मनी गोज। तो ये रुपया आता है, हम देखेंगे रुपया सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, तो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सरकार के पास कहां से राजस्व की प्राप्ति हो रही है? तो सबसे ज्यादा हो रही है केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा। ठीक है, इसको कह सकते हैं जीएसटी में, राज्य जीएसटी का जो हिस्सा है बिहार का 46%। दूसरे नंबर पे केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, तो 30%। ठीक है, 46% क्या है जीएसटी में बिहार का हिस्सा। दूसरा 30% केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, और तीसरा है राज्य सरकार का अपना जो कर राजस्व है, सरकार ने जो अपना कर लगाया है लोगों पे, उसमें जो सरकार का हिस्सा है। ठीक है, बात समझ में आई? पहला है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, यानी जीएसटी, ऐसे याद रखिए आप, जीएसटी। दूसरा है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। तीसरा है राज्य का अपना कर राजस्व, और फिर है राज्य का अपना कर भिन्न राजस्व। कर भिन्न मतलब जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह या कस्टम ड्यूटीज वगैरह जो होती हैं, उसकी ये बात हो रही है। तो जो शुल्क वगैरह होते हैं, ड्यूटीज जो होती हैं बेसिकली, उनकी बात है। ठीक है, तो ये केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, ये आपको याद होने चाहिए। जीएसटी, सहायता अनुदान, उसके बाद अपना राज्य का जो कर है, कर संग्रह, और ये कर भिन्न राजस्व, यानी जो ड्यूटीज हैं या शुल्क हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीन आपको याद होने चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे के डिट्टो क्रम में, कि जीएसटी पहले पे आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर सहायता अनुदान आएगा, क्योंकि पूछ लेगा आरोही या अवरोही क्रम में। तो रुपया कम, यानी मनी कहाँ से आती है, रुपया कहाँ से आता है, ये मैंने बता दिया। अब हम देखेंगे रुपया जाता कहाँ है। ठीक है, रुपया आता कहाँ है देख लिया, रुपया जाता कहाँ है देखेंगे। तो हमने अभी पहले जब मैं बात कर रहा था, वहां आपको बताया था सामाजिक सेवाओं में 65%, यानी 41% टोटल खर्च कहाँ हो रहा है? सामाजिक सेवाओं पे हो रहा है। तो सबसे ज्यादा सामाजिक सेवाओं में, सोशल वेलफेयर में सबसे ज्यादा खर्च होने वाला है, 41%। ठीक है, सामाजिक सेवाओं में 41% खर्च होने वाला है, ये आपको याद रखना है। फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कहां पे खर्च हो रहा है? सामान्य सेवा, जनरल सर्विसेज में। ठीक है, सामान्य सेवाओं में। तीसरे नंबर पे खर्च किस में हो रहा है? इकोनॉमिकल सर्विसेज में, आर्थिक सेवाओं में। आपको याद रहेगा सामाजिक सेवाएं, फिर सामान्य सेवाएं, फिर आर्थिक सेवाएं। उसके बाद आता है लोक ऋण, की जो सरकार ने ऋण ले रखा है, जो अभी हम देख रहे थे 8 पॉइंट के आसपास था ना पीछे, तो वो लोक ऋण चौथे नंबर पे है। आप 3 याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। रुपया जाता कहाँ है हम देख रहे हैं, ठीक है, मनी गोज, रुपीज गोज। ठीक है, तो सामाजिक सेवा 41%, सामान्य सेवाएं 28%, और आर्थिक सेवाएं 25%। ये 3 याद रखिए, फिर लोक ऋण भी आप याद रख लें तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, सामाजिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं, फिर उसके बाद क्या है? आर्थिक सेवाएं और लोक ऋण। ठीक है, तो ये रुपीज गोज हो गया, आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं राजकोषीय प्राथमिकताओं की प्रवृत्ति एवं विन्यास, देख लेते हैं कि राजकोषीय प्राथमिकताएं क्या निर्धारित की हैं सरकार ने। तो इनका है कि वही आर्थिक विकास को गति देने के लिए, तो पूंजीगत व्यय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन्होंने 74.54% बढ़ा दिया है। बहुत अच्छी बात है, पूंजीगत व्यय बढ़ाना चाहिए सरकार को। पूंजीगत व्यय सरकार अगर बढ़ाती है तो संपत्तियों का सृजन होता है सरकार के लिए। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे का विकास कर दिया, तो रेलवे का विकास होगा, या स्वास्थ्य सेवा हॉस्पिटल का विकास कर दिया, तो उससे क्या सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है, सरकार की आय बढ़ती है। इसलिए जो पूंजीगत व्यय होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन पूंजीगत जो प्राप्तियां होती हैं उसमें किसी चीज को सरकार बेच देती है, जैसे विनिवेश होता है तो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। इसलिए कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं वो अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन पूंजीगत व्यय बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि अल्टीमेटली लंबे समय में एक तो उससे राज्य या देश विकास करता
बढ़ता है या फिर उससे क्या होता है कि सरकार की आय भी बढ़ती है। तो पूंजीगत प्राप्तियां कितनी बढ़ी हैं इस 2022-23 में, अगर पिछले वर्ष से तुलना करें तो 74.54%। बहुत अच्छी बात है ये, 74.54%। इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने कितना खर्च कर रही है, 45,735 करोड़ रुपए। ठीक है, कितनी वृद्धि है, 74.54%। खर्च कितना है, 45,735 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय। ध्यान रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा, पूंजीगत व्यय अमाउंट पूछेगा या प्रतिशत पूछेगा तो कितने की बढ़त है, 74.54% की। खर्चा कितना है, 45,735 करोड़ रुपए। आर्थिक क्षेत्र में कितना खर्चा हो रहा है, 60,591 करोड़ रुपए। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में 60,591 करोड़ रुपए। अभी पीछे देख रहे थे ना, परसेंटेज में देख रहे थे, अब हम किस में देख रहे हैं, अब अमाउंट देख रहे हैं। एग्जैक्ट अमाउंट भी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, रुपी गोज जो आएगा वो तो परसेंटेज में ही पूछ लेगा, क्रम लगाने हो सकता है क्रम लगाने ना पूछे, आपसे अमाउंट पूछ ले सीधे, तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। जन कल्याण जो सबसे ज्यादा था उसमें कितना खर्च हो रहा है, 96,255 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद प्रशासनिक नियंत्रण कानून व्यवस्था में कितना खर्च हो रहा है, 66,168 करोड़ रुपए। ये किस में आएगा, जनरल सर्विसेज में आएगा। ठीक है, सामान्य सेवा में। तो इसमें कितना हो रहा है, 66,168 करोड़ रुपए। पूरे बजट का जो है 67.37% जो है वो किस में हो रहा है, विकासात्मक व्यय के रूप में, यानी कि डेवलपमेंट में। कितना, पूरे बजट का 67.37%। जो मैंने आपको वहाँ 65 बताया था ना, वो इसी का एस्टीमेट था, लमसम है वो, आपको लमसम ही पूछेगा। 67.37 याद रहेगा तो बहुत है भाई। अगर आप वहाँ 65 भी याद रखते हो ना, एग्जैक्ट अमाउंट कभी याद नहीं रहता बजट का, लमसम याद रहता है, काम हो जाता है। राज्य का स्कीम व्यय कितना है, 1,00,000 करोड़ रुपए है राज्य का स्कीम व्यय, और ये पिछले बजट की तुलना के बिल्कुल बराबर है। स्कीम व्यय 1,00,000 करोड़ रुपए। ठीक है, जो मैंने पूरी बातें यहाँ अमाउंट में बताई हैं, यही बातें हमने यहाँ देखी कि देखिए सामाजिक सेवा में सबसे ज्यादा खर्च था, उसके बाद सामान्य सेवा में था, उसके बाद आर्थिक सेवा में था, उसी को यहाँ अमाउंट में बताया गया। ठीक है, ये आप अमाउंट याद रख लीजिए, 45,700 पूंजीगत, आर्थिक क्षेत्र में 60,591, जन कल्याण में 96,255 करोड़ रुपए, 66,168 करोड़ रुपए कानून और व्यवस्था में। पूरे बजट का 67.37 करोड़ जो है वो विकासात्मक व्यय है, और 1,00,000 करोड़ जो रुपए जो है वो स्कीम व्यय है, और ये पिछले बार भी इतना ही था, तो ये बिल्कुल बराबर है स्कीम व्यय। अगर कुल व्यय की प्रवृत्ति हम देखें करोड़ रुपए में, तो 2,37,691 जो इस बार बजट का आकार है, वही व्यय का भी प्रवृत्ति होगी। तो टोटल खर्चा कितना कर रही है सरकार, बजट कितना है, 2,37,691.19 लाख करोड़ रुपए है। तो 2,37,000, 2 लाख हो गया तो लाख करोड़ में तो ऐसे ही हो गया, तो 2,37,691 करोड़ रुपए टोटल है। पिछली बार कितना था, 2,18,303 था, और उससे पिछली बार 1,65,000 था। ठीक है, तो ये 2,37,691 करोड़ आपको याद रखना है, जो अब का बजट अनुमान है। पिछला भी याद रखिएगा, पूछ लेता है कई बार कितना बढ़ा है, तो 19,000 करोड़ के आसपास बढ़ा है। ठीक है, और प्रतिशत में 9 के आसपास ही आएगा। विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय अगर देखें तो यानी कि हम राजस्व व्यय और गैर कर राजस्व, गैर विकासात्मक मतलब पूंजीगत व्यय और वैसा व्यय देखें तो गैर विकासात्मक व्यय कितना, 77,551 और 1,60,140। देखो गैर विकासात्मक क्या है, मान लो किसी सड़क पे गड्ढे हो गए, उस गड्ढे को सरकार ने भरवा दिया तो विकास में नहीं आएगा वो, या फिर सरकार ने किसी को ऋण पे ब्याज दिया है तो ब्याज जो है, आप गड्ढे वाला भूल भी जाइए, वो गैर राजस्व में आता है बट वो राजस्व व्यय में लग जाता है। तो आप ये याद रखिए कि 77,551 रुपये क्या है, ये करोड़ में है, 77,551 नहीं है, 77,551 करोड़ रुपए है। मान लो कि सरकार ने ब्याज लिया, ऋण लिया हुआ था पब्लिक से और उसका ब्याज भुगतान कर दिया, या केंद्र से ऋण लिया हुआ था उसका ब्याज भुगतान कर दिया, तो ये 77,551 करोड़ रुपए ऐसे हैं और ये गैर विकासात्मक व्यय माने जाते हैं, इनसे कोई विकास नहीं होता। लेकिन 1,60,140 करोड़ रुपए जो है वो वो विकासात्मक व्यय है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये हम कितना देख रहे थे, 67% के आसपास है जो पीछे देखा है। पिछली बार हम देखें तो ये 1,52,000 के आसपास था, 1,60,000 के आसपास है, तो इसमें भी वृद्धि हुई है। ठीक है, और ये लगातार वृद्धि हुई है विकासात्मक ऋण में। अगर आप ऐसे देखें ये विकासात्मक व्यय तो बढ़ता गया है, ऊपर की तरफ गया है एरो। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। चलिए
राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय मैंने बता दिया जिसमें संपत्तियों का सृजन होता है। राजस्व व्यय जिसमें कोई संपत्ति का सृजन नहीं होता, इसमें आता है आपका लोगों को दी जाने वाली जो इस पेंशन है या भत्ता है, सेवा भत्ते हैं, या सरकार ने कोई टूटी हुई सड़क को फिर से उसको मरम्मत करवा दी। तो ये ऐसे व्यय हैं जो जिनसे कोई सरकार की आय का साधन नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ये 1,91,957 है। आपको टोटल अमाउंट एग्जैक्ट याद होना चाहिए। पूंजीगत व्यय का कितना है? 1,91,957 करोड़ रुपए। और पूंजीगत व्यय कितना है? 4,45,735 करोड़। कितना है? 45,000, माफ कीजिएगा, 45,735 करोड़ रुपए। और ये आपका जो राजस्व है ये कितना है? 1,91,957 करोड़ रुपए। तो ये दोनों आपको याद रखना है, 1,91,957 और 45,735। पूंजीगत व्यय काफी कम है, और ये ऐसा नहीं है कि बिहार में ही है, हर राज्य में और हर पूरे देशों में भी पूंजीगत व्यय कम ही होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सैलरी देनी होती है, बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं सरकार के, तो पूंजीगत व्यय कम रहता ही है। ठीक है, ये हर राज्य की समस्या होती है। ऋण प्राप्ति की रूपरेखा अगर देखें कि सरकार ऋण किससे ले रही है, मतलब जो लोक ऋण लेती है, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल लोक ऋण कितना लेगी सरकार? 40,756 करोड़ रुपए। कितना? 40,756 करोड़ रुपए। आप एक चीज यहाँ नोटिस करिए, देखिए ये कितना ले रही है? 40,756 करोड़ रुपए, और यहाँ पूंजीगत व्यय कितना हो रहा है? 45,735 करोड़ रुपए। तो लगभग जितना सरकार ऋण ले रही है उतना ही सरकार पूंजीगत व्यय में खर्च कर रही है। बाकी सरकार की जितनी इनकम हो रही है उतना वो गैर कार्य राजस्व में उसका खर्च हो जा रहा है, यानी नील बट्टे सन्नाटा। और पूंजीगत व्यय कितना कर रही है? 45,000 करोड़ रुपए, जो कि सरकार ऋण ले रही है। तो ये आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, बड़ा अजीब सी चीज होती है ये। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बकाया देनदारियां कितनी है? 2,28,088 लाख करोड़ रुपए है कुल बकाया देनदारियां जो सरकार को देनी है, पब्लिक ऋण को, या फिर वो केंद्र का ऋण या किसी वित्तीय संस्थान का ऋण हो सकता है। तो बकाया देनदारियां 2.88 लाख करोड़ रुपए हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद का 38.66% है। बकाया देनदारियां बहुत बड़ा अमाउंट है। सकल घरेलू उत्पाद का 38.66% है। ये आंकड़ा जो है FRBM अधिनियम के द्वारा निर्धारित सीमा 40.88 के अंदर है। FRBM क्या है? देखो, फाइनेंशियल एक रेगुलेटिंग एक्ट होता है FRBM, वो 2006, और ये अलग होते हैं ये सब चीज़ें, ये यहाँ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। लोक ऋण की प्रवृत्ति अगर देखें तो लोक ऋण कैसे कैसे आया है, तो इस बार 40,756 अभी हम देख चुके जो सरकार ऋण लेने वाली है, पब्लिक डेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो लोक ऋण 40,756, पिछली बार कितना लिया गया था? 31,805, और उससे पहले 35,915। तो सबसे ज्यादा सरकार इसी बार लोक ऋण ले रही है, जो कि 38% के आसपास है। ये हमने अभी बकाया देनदारी वो हमने देख लिया था। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। आपको यहाँ लोक ऋण बता रहा है ये लोक ऋण 40,756 करोड़ रुपए, सीधा सीधा अमाउंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देनदारियों का प्रतिशत ये हमने देखा अभी 38.66% है, जो सरकार कह रही है कि जो FRBM एक्ट के तहत 40% की सीमा है। सरकार FRBM एक्ट कहता है कोई भी जो राज्य है वो अपनी कुल बकाया देनदारियां 40% से कम ही रखेगा। तो इन्होंने 40% से कम ही रखी हैं, 38.66 रखी हैं, बिल्कुल क्लोज ही पहुंच गए थे, बट इन्होंने वो सीमा को बनाए रखा है। पिछली बार ये 38.56 थी, और ये पहले देखेंगे 2021 में तो 36.73 के आसपास थी। तो 38.66 आपको इस बार याद रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय, उसमें सरकार ने किस निश्चय पे कितना खर्च किया ये मैं अभी आपको पहले बता चुका हूं। 5,000 करोड़ रुपए का व्यय है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए कितना है? 1153, ठीक है, 1153 करोड़ रुपए है युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए, 1153 करोड़ रुपए। सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए खर्च किया जा रहा है 900 करोड़ रुपए। ठीक है, सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए 900 करोड़ रुपए। हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए 600 करोड़ रुपए। ये आपको बिल्कुल अमाउंट एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़ रुपए। स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए 550 करोड़ रुपए।
सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़ रुपए, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए 500 करोड़ रुपए। ठीक है, ये अमाउंट आप याद कर लीजिए, एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो याद आपको हो जाएगा बड़ी आसानी से। फिर ये दिया हुआ है महत्वपूर्ण स्कीमों में उपबंधित राशि का विवरण, कि आपको पूछ लेगी भाई मनरेगा में कितना है, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन के लिए कितना है, तो 1738 है। इनसे सर्व शिक्षा अभियान के लिए 15,683 करोड़ रुपए है। ठीक है, NRHM सहित जो नेशनल राष्ट्रीय हेल्थ मिशन है ये 3,071 करोड़ रुपए, ये आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन के लिए ये आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 950 करोड़ रुपए, 950 करोड़ रुपए, ये भी आप याद रख सकते हैं। बिहार राज्य फसल सहायता योजना में 542 करोड़ रुपए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए आपका 620 करोड़ रुपए है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा जो आपको लगे कि इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको आप देख सकते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इतना सारा अमाउंट आप याद कर भी नहीं पाएंगे, कोई इसका मतलब भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री पोशाक योजना जो चलती है महादलित अभियान के लिए, तो ये 350 करोड़ रुपए इसके लिए हैं। ठीक है, स्टेडियम खेल छात्रवृत्ति संरचना के लिए 325 करोड़ रुपए हैं, और मुख्यमंत्री साइकिल योजना के लिए 243 करोड़ रुपए हैं। प्रारंभिक विद्यालय भवन के लिए 200 करोड़ रुपए। तो ये आप देख लीजिएगा, स्वच्छ भारत मिशन 2 के लिए जो है 290 करोड़ रुपए। आपको इसमें देख लेना, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको पढ़ लेना, मैंने इसमें सारा ही डाल दिया है। पटना मेट्रो रेल के लिए आप ध्यान से देख लीजिए, ये है 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए पटना मेट्रो रेल के लिए। हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 196 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। स्ट्राइव योजना ध्यान रखिएगा, 102 करोड़ रुपए हैं इसके लिए, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं स्ट्राइव योजना को। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताइएगा। शेयर कर दीजिए भाई, दोस्तों के साथ फैला दो इस वीडियो को। इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे तो इंग्लिश में भी बना दूंगा मैं बिल्कुल, लेकिन पहले आपको इसको शेयर करना पड़ेगा। मेरी मेहनत को सफल कराइए, वीडियो को फैला दीजिए आग की तरह। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आर्थिक सर्वे नहीं देखा है तो देख लीजिए, वो भी मैंने बना रखा है बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।